Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in our next class. Dear students, लास्ट क्लास में हमने रीड किया डार्विनिज्म और म्यूटेशन थ्योरी। हमने देखा कि किस तरीके से चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज की, किस तरीके से गैलापागोस आइलैंड और उसके नेबरिंग आइलैंड्स में फ्लोरा एंड फौना को स्टडी करने के बाद उसके दिमाग में, उसके मन में ये क्या आया कि क्या वेरिएशन है एनिमल्स में, क्या वेरिएशन है स्पीशीज में, क्या वेरिएशन है इन द साइज ऑफ बीक्स, क्या वेरिएशन है इन द साइज ऑफ विंग्स एंड द कलर ऑफ विंग्स। जब उसने टी.आर. मार्कस की बुक पढ़ी तो उसको कैसे दिमाग में आया कि कैसे एवोल्यूशन हुआ होगा। उसके बाद जब वेल्स ने उसको भेजा अपना मैन्युस्क्रिप्ट, उस वेल्स के मैन्युस्क्रिप्ट को स्टडी करने के बाद उसके अंदर एक एनकरेजमेंट आ गई कि यस, जो उसने स्टडी किया, जो उसके दिमाग में आइडियाज आए हैं वो सही। उसके बाद ह्यूगो ड्यूरीज, उसने म्यूटेशन थ्योरी दी। उसने डार्विन के जो हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन को रिजेक्ट किया। उसने जो डार्विन के इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया कि जो ये वेरिएशंस है ये स्मॉल और यूजफुल वेरिएशन ही नहीं बल्कि हार्मफुल वेरिएशन भी पास ऑन हो सकते हैं, तो उसने कॉन्सेप्ट दिया म्यूटेशन का। आज की क्लास में हमें रीड करना है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसका दूसरा नाम है नियो डार्विनिज्म। इसे क्यों कहा जाता है नियो डार्विनिज्म, वो हम यहां पे देखेंगे। ये जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, mostly widely accepted theory, most widely accepted theory, यानी कि टिल डेट ये मानी जाती है सबसे बेस्ट थ्योरी फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, फॉर द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इस थ्योरी को देने वाले बहुत सारे ऑथर्स थे, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा इसे हम क्यों कहते हैं नियो डार्विनिज्म, क्योंकि इस थ्योरी को मॉडिफाई, यानी कि जो डार्विन की थ्योरी थी उस थ्योरी को, डार्विन की थ्योरी को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई यानी कि जो डार्विनिज्म है उसे मॉडिफाई किया गया, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए और उसका एक पॉइंट जो उसने कहा था नेचुरल सिलेक्शन, उसको रिटेन किया गया। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि जो डार्विन की थ्योरी थी उसमें कौन सा पॉइंट लिया गया, नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन जो पॉइंट है डार्विनिज्म की थ्योरी का, और जो ह्यूगो ड्यूरीज की म्यूटेशन थ्योरी है, म्यूटेशन थ्योरी, उसमें कंसेप्ट लिया गया कौन सा, म्यूटेशन का। सो यानी कि दो पॉइंट्स प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट कहां से, डार्विनिज्म की थ्योरी का, कौन, नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा पॉइंट कौन सा, दूसरा पॉइंट है म्यूटेशन, किसकी थ्योरी का, म्यूटेशन थ्योरी का। जो दो थ्योरीज हमने लास्ट क्लास में रीड किए, फर्स्ट वन इज डार्विनिज्म जो डार्विन ने दी, उस थ्योरी में से नेचुरल सिलेक्शन को लिया गया, और म्यूटेशन थ्योरी जो ह्यूगो ड्यूरीज ने दी थी उसमें से हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लिया, म्यूटेशन का। यानी कि इन दो पॉइंट्स के साथ लेकर एक नई थ्योरी का जन्म हुआ, इसका नाम है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और व्हाट वी कॉल एज नियो डार्विनिज्म, यानी कि नई डार्विनिज्म, यानी कि डार्विन की ही थ्योरी को नए सिरे से मॉडिफाई किया गया, इसको नाम पड़ा नियो डार्विनिज्म। एक तो नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन का, और उसके बाद कुछ और पॉइंट्स ऐड किए गए उस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में। अब ये जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, इट्स अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म एंड म्यूटेशन थ्योरी, किसको मॉडिफाई किया गया, डार्विनिज्म को और म्यूटेशन थ्योरी को मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म एंड म्यूटेशन थ्योरी विद सम न्यू रिसर्च, और कुछ नई रिसर्च डन बाय
डन बाय, ध्यान से सुनिए, एक तो डार्विनिज्म का जो किसने दिया, डार्विन ने, और दूसरा म्यूटेशन थ्योरी जो किसने दिया, ह्यूगो ड्यूरीज ने, ह्यूगो ड्यूरीज ने, और कुछ रिसर्च, कुछ नई रिसर्च जो किसने की, जेबीएस हेल्डेन, जेबीएस हेल्डेन, सबसे इंपॉर्टेंट सिविल राइट मियर हैकल ने इसको एक्चुअली इन सारे पॉइंट्स के, इन सारे ऑथर्स के पॉइंट्स को ऐड किया मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में। ये तो हैकल ही है जिसने सिविल राइट, ह्यूगो ड्यूरीज, डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन और अब पॉइंट्स को कंबाइन करके मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बनाया। हैकल के बगैर एक और थे, डॉब्स हैंस्की एटसेट्रा। सो जो डार्विनिज्म और म्यूटेशन थ्योरी है उसे मॉडिफाइड करके और नई रिसर्च जो किसने की थी, जेबीएस हेल्डेन, सिविल राइट, मियर, हैकल, डॉब्स हैंस्की एटसेट्रा, इन लोगों ने, और एक नई थ्योरी का जन्म हुआ जिसे कहा जाता है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और व्हाट वी कॉल एज नियो डार्विनिज्म। सर इसे नियो डार्विनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें डार्विन का एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट नेचुरल सिलेक्शन को रखा गया है। ह्यूगो ड्यूरीज का म्यूटेशन भी ऐड इसमें है। तो हम इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखेंगे कि आखिर इस थ्योरी में क्या है और ये थ्योरी हमें क्या कहता है। सो इसके लिए हम देखेंगे पहले पोस्टुलेट्स। सबसे पहला पोस्टुलेट आपको याद होगा, डार्विन ने कहा था यूनिट ऑफ एवोल्यूशन क्या है, स्पीशीज। अगर आपको याद होगा डार्विन ने कहा कि जो यूनिट ऑफ एवोल्यूशन है वह है स्पीशीज। लेकिन यहां पे आई विल राइट हियर फर्स्ट postulates और जो पहला पॉइंट कहा गया, अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म जो यूनिट ऑफ एवोल्यूशन है वो स्पीशीज नहीं बल्कि क्या है, पॉपुलेशन। एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज आपको ये नोट करना है, याद रखना है। पॉपुलेशन है यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। इससे पहले डार्विन ने कहा था यूनिट ऑफ एवोल्यूशन क्या है, स्पीशीज। लेकिन यहां पे अब क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट है जीन पूल। अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट डू वी मीन बाय जीन पूल। ये मेरे पास एक गिवन पॉपुलेशन है, सपोज ये मेरे पास एक गिवन पॉपुलेशन है, ठीक है बेटा। इस पॉपुलेशन में सपोज ये एक होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है कंटेनिंग ए अलील। ये एक होमोजाइगस डोमिनेंट है कैपिटल ए। ये एक होमोजाइगस डोमिनेंट है कैपिटल ए। ये एक होमोजाइगस डोमिनेंट है कैपिटल ए। सो इस गिवन पॉपुलेशन में हमारे पास 4 होमोजाइगस डोमिनेंट्स, होमोजाइगस डोमिनेंट अलील्स भी कह सकते हैं, डोमिनेंट अलील्स कितने हैं वो, 4, ठीक है। तो इस गिवन पॉपुलेशन में हमारे पास जो होमोजाइगस डोमिनेंट अलील्स है वो कितने हैं बेटा, वो 4 है, 1 2 3 और 4। उसके बाद इस वाले पॉपुलेशन में होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स भी होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स भी होंगे। सो वो 3 है, होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स कितने हैं हमारे पास है, 3, ठीक है। और हमारे पास हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म भी है, सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल, ठीक है। तो वी विल राइट हियर
homozygous, sorry, heterozygous alleles, ये कितना है? 2 है। अब देखिए इस गिवन पॉपुलेशन, हमारे पास एक छोटी सी पॉपुलेशन, एक स्मॉल पॉपुलेशन है, इसमें हमारे पास 1 2 3 एंड 4 4 होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स है, 4 होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस गिवन पॉपुलेशन में 4 होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह जिनमें होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स है वो कितने? 3 1 2 एंड 3। इसी तरह जो हेटेरोजाइगस एलील्स है वो कितने हैं? 2, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल। अब अगर हम यहां पे एक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ध्यान से अगर हम क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? या अगर हम रेशो निकालेंगे, सपोज अगर फ्रीक्वेंसी के बाद हम क्या निकालेंगे? रेशो बिटवीन डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव एलील। देखिए डोमिनेंट एलील कितने हैं? 2 2 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 1 9 9 + 1 10। तो जो टोटल डोमिनेंट एलील्स है वो कितना है? 10। आई विल राइट हियर 10A, A फॉर डोमिनेंट एलील। सर कैसे आएगा डोमिनेंट एलील 10? ध्यान से सुनिए, 4 है होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स, तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है वो 4 है जिनके अंदर होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट एलील में हमेशा 2 एलील होता है, तो 4 में कितना आ गया? 4 × हो गए 8, प्लस जो हमारे पास हेटेरोजाइगस एलील्स है ये तो 2 है, इन दोनों में एक एक डोमिनेंट एलील है, 8 + 2 हो गए 10। अब जरा रिसेसिव एलील्स को देखेंगे। रिसेसिव एलील पहले होमोजाइगस रिसेसिव एलील वो 3 है, 2 + 2 + 2 ये तो 6 आ गए, प्लस जो हेटेरोजाइगस 2 एलील्स है स्मॉल ए तो 6 + 2 हो गए 8। तो रेशो क्या गया? इन दिस पॉपुलेशन में 10 डोमिनेंट एलील है और 8 रिसेसिव एलील्स है। 10 डोमिनेंट एलील्स और 8 क्या है? रिसेसिव एलील्स। गो इस पॉपुलेशन में, ध्यान से, इस पॉपुलेशन में 10 है डोमिनेंट एलील और 8 है रिसेसिव एलील्स। लेकिन जब हम टोटल देखेंगे, टोटल एलील्स कितने हैं? 10 + 8 कितने आ गए? 18। तो टोटल एलील्स कितने हैं? टोटल एलील्स 18। टोटल एलील्स whether dominant or recessive, टोटल कितने हैं? 18। 2 + 2 + 2 + 2 हो गए 8 10 12 14 16 एंड 18। तो टोटल इस पॉपुलेशन में कितने एलील्स है? 18। सो वही होता है जीन पूल। द टोटल नंबर ऑफ एलील्स, present in a given population, एक पॉपुलेशन जो है उसमें कितने एलील्स पाए जाते हैं या एक पॉपुलेशन में कितने जीन्स पाए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं टोटल जीन पूल। सो द टोटल नंबर ऑफ एलील्स और टोटल नंबर ऑफ जीन्स, मैं यहां पे जीन्स का भी नाम लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ जीन्स, टोटल नंबर ऑफ जीन्स। सो चाहे पॉपुलेशन में जीन्स की बात करें या पॉपुलेशन में हम किसकी बात करें? एलील्स की बात करें। सो जो टोटल नंबर ऑफ एलील्स या टोटल नंबर ऑफ जीन्स एक पॉपुलेशन में है उसी को हम नाम देते हैं जीन पूल, उसी को हम नाम देते हैं जीन पूल। तो हमारे पास जो गिवन पॉपुलेशन है उसमें कितने एलील्स है, डोमिनेंट कितने हैं, रिसेसिव कितने हैं, टोटल जीन्स कितने हैं, उसी को हमने नाम क्या दिया है? जीन पूल। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट। अब हम थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। जीन फ्लो, या हम सिंपली इसको कह सकते हैं जीन माइग्रेशन। थर्ड पॉइंट देखिए, अभी जो जीन पूल की बात हमने की, सपोज मैं फिर से एक बना रहा हूं जीन पूल। अभी जो मैंने आपको एक पॉपुलेशन दिखाया था, सपोज ये इसमें डोमिनेंट एलील्स, डोमिनेंट होमोजाइगस एलील्स, उसके बाद हेटेरोजाइगस एलील्स, कैपिटल ए स्मॉल ए,
उसके बाद होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है। मैंने अभी आपको बोला इस पॉपुलेशन में टोटल 18 अलील्स है, टोटल 18 अलील्स है, जिसमें हमारे पास 10 डोमिनेंट अलील्स है और जो 8 है वो रिसेसिव अलील्स है। अगर इन अलील्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अगर इन अलील्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज, सपोज सडनली कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से या इंटरनल फैक्टर्स की वजह से या कुछ रीजंस की वजह से इस गिवन पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है अलील्स की वो चेंज होगी। आइदर दिस पॉपुलेशन विल लूज द अलील्स और इट विल गेन द अलील्स। एक टर्म है जो आगे चलकर हमें पढ़ना है, दैट इज एमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। सपोज अगर कोई बाहर से कोई अलील या कोई ऑर्गेनिज्म इस पॉपुलेशन में ऐड होगा, सपोज कोई नई स्पीशीज या कोई नया अलील या कोई नया जीन इस पॉपुलेशन में ऐड होगा, तो इस पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है जीन्स की या अलील्स की वो तो चेंज हो गई। अभी तक ये टोटल 18 अलील्स थे, सपोज अगर बाहर से 2 और अलील्स आ गए, अब तो ये 20 अलील्स बन गए, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। या सपोज अगर इस पॉपुलेशन से कुछ अलील्स लॉस हो गए, अगर इस पॉपुलेशन से कुछ अलील्स लॉस हो गए, चाहे अलील्स इस पॉपुलेशन में ऐड हो जाए, चाहे बाहर से कोई अलील या जीन इस पॉपुलेशन में ऐड हो जाए, या इस पॉपुलेशन से कुछ अलील्स लॉस हो जाए, तो उन दोनों सूरतों में जो टोटल फ्रीक्वेंसी है इस पॉपुलेशन की वो क्या हो जाएगी, चेंज। सो वी कैन से चेंज, ये थर्ड पोस्टुलेट है, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी कहां पे, इन ए गिवन पॉपुलेशन, इन ए गिवन पॉपुलेशन causes evolution। देखिए अगर एक गिवन पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अगर एक गिवन पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, व्हाट विल हैपन, उस चेंज होने से, उस जीन के फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से या वो अलीलिक फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से एवोल्यूशन होती है। सो दैट मीन्स व्हाट इज द कॉज ऑफ एवोल्यूशन, change in the gene frequency or in the allelic frequency in a given population। वो एक पॉपुलेशन में जब जीन पूल चेंज होगा, जब टोटल नंबर ऑफ जीन चेंज होंगे, जब टोटल नंबर ऑफ हम कह सकते हैं अलील्स चेंज होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एवोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पोस्टुलेट, factors affecting जीन पूल। आखिर वो कौन से फैक्टर्स है, ध्यान से सुनिए, वो कौन से फैक्टर्स है जो जीन पूल पे असर अंदाज हो सकते हैं, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनसे जीन पूल चेंज हो सकता है, जिनसे जीन पूल का साइज चेंज हो सकता है। वो कौन से फैक्टर्स है जिनसे एक पॉपुलेशन या एक जीन पूल में जीन्स लॉस होंगे, वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक जीन पूल में जीन्स का नंबर या जीन्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो हम वही फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर जो हम देखेंगे वो है म्यूटेशन। इससे पहले भी हमने ये पढ़ा है, जो म्यूटेशन है किसका कॉन्सेप्ट है, ह्यूगो डे व्रीज का। सो आई विल राइट, म्यूटेशन का पॉइंट लिया है म्यूटेशन थ्योरी से, म्यूटेशन थ्योरी से जो दिया है ह्यूगो डे व्रीज ने। देखिए यहां पे मुझे इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने 2 बार रीड किया। पहले मैंने आपको पढ़ाया ये जेनेटिक्स में कि व्हाट इज एक्चुअली अ म्यूटेशन, और उसके बाद जब मैंने क्लास में जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था म्यूटेशन थ्योरी, तो वहां भी मैंने आपको पढ़ाया व्हाट म्यूटेशन इज।
म्यूटेशन क्या है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो ड्यूरीज? म्यूटेशन सडन इनहेरिटेबल चेंज, वेरिएशन। डार्विन ने कहा एक वेरिएशन तो होती है लेकिन यूजफुल वेरिएशन, मगर ह्यूगो ड्यूरीज ने कहा सडन हेरिटेबल, यानी कि जो पास ऑन होगी, इनहेरिटेबल चेंज इन डीएनए, यानी कि जब जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में एक सडन चेंज आ जाएगी, वेरिएशन आ जाएगी, और वो वेरिएशन क्या होगी? पास ऑन। उसको हमने नाम क्या दिया था? म्यूटेशन। ये तो हमने ऑलरेडी रीड किया है, इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जीन पूल पर कैसे असर हो सकता है? म्यूटेशन की वजह से। सपोज अगर इस गिवन पॉपुलेशन में म्यूटेशन हो गई, इससे क्या हो सकती है? आइदर कोई जीन लॉस होगा, या कोई जीन जो है वो हम गेन कर सकते हैं, या किसी जीन का नेचर चेंज होगा। सो इस सूरत में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और जीन पूल का साइज, शेप, स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो म्यूटेशन का एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट है जीन पूल पर, क्योंकि जो हमारे पास पूल है, जो हमारे पास गिवन पॉपुलेशन है, उसमें जो जीन्स है, अगर वो जीन सडनली लॉस हो जाता है, अगर कोई जीन सडनली लॉस ऑन होता है, तो ये लॉस ऑफ जीन्स पास ऑन होता है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट याद रखना होगा वीजमान का, कि ये जो सडन चेंज है, म्यूटेशन है, ये आनी चाहिए किसमें? ये आनी चाहिए जर्म प्लाज्म में, गैमीट्स में, तब जाके ये पास ऑन होगी। अगर ये सोमैटिक सेल्स में ये म्यूटेशन हो गई तो ये चेंज पास ऑन नहीं होगी, ये चेंज खत्म होगी विद द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हाँ, अगर म्यूटेशन होती है किसमें? गैमेटिक सेल्स में, फिर ये म्यूटेशन पास ऑन होगी फ्रॉम पेरेंट्स टू। नेक्स्ट पॉइंट इज, म्यूटेशन के बाद हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये भी तो हमने आयन क्लास में पढ़ा है। आपको पता ही है कि न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, ग्रीगर जॉन मेंडल ने कॉन्सेप्ट दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहां पे हमें नए रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं 9:3:3:1 रेशो में, जहां पे 6 रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, यानी कि वो जनरेशन जो पेरेंट्स से डिफरेंट हो, उन्हीं को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। तो अगर आपको याद होगा, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए रिकॉम्बिनेंट्स या नए वेरिएशन बनते हैं। सो वी कैन राइट recombination occurs due to meiosis. Now listen, due to crossing over, आपको पता ही है, पढ़ा है 11th क्लास में, क्रॉसिंग ओवर होती है ड्यू टू क्रॉसिंग बिटवीन किन की? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर between non-sister chromatids of homologous chromosomes किस डिवीजन में? इन मियोसिस। वो रिकॉम्बिनेशन कैसे होती है? रिकॉम्बिनेशन नेचुरली प्रोसेस होती है जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। कहा? मियोसिस में। अगर आपको याद होगा, ये तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है, ये हमारे पास एक सिस्टर क्रोमेटिड, तो ये हमारे पास दूसरा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। इनके बीच में क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर। कैसे होगी क्रॉसिंग ओवर? ये सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक्सचेंज करेंगे जीन्स, और यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे जीन्स, यानी कि इन दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो एक्सचेंज होगी जीन्स, उसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और उसी की वजह से रिकॉम्बिनेशन होती है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होती है? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, जो मियोसिस में होता है। इस नॉन होमोलॉग से जो क्रॉसिंग ओवर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप यूट्यूब पे मेरा जो वीडियो है मियोसिस, वो आप देख सकते हो। वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ मियोसिस ऑकर्स। ये था सेकंड फैक्टर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। थर्ड फैक्टर है जीन फ्लो। थर्ड फैक्टर है जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन। जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन, देखिए एक गिवन पॉपुलेशन में सी पार्ट, जीन फ्लो, या इसे हम कहते हैं जीन माइग्रेशन।
या उसे हम कहते हैं जीन माइग्रेशन। देखिए, अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है, मैंने अभी आपको बोला, अगर इस पॉपुलेशन में बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म या बाहर से कोई जीन आ जाएगा या इस पॉपुलेशन से कोई जीन बाहर जाएगा, उसे हम कहते हैं जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। सिंपली जब मूवमेंट होगी जीन्स या अलील्स की फ्रॉम पॉपुलेशन आइदर आउटसाइड और इनसाइड, चाहे वो जीन बाहर चला जाएगा या वो जीन कहां आ जाएगा एक गिवन पॉपुलेशन में, उसको हम कहते हैं जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन। और आपको याद है, अगर इस पॉपुलेशन में कोई अलील ऐड हो रहा है, इसे हम कहते हैं इमाइग्रेशन सॉरी। और अगर यहां से कोई जीन बाहर निकल रहा है, कोई अलील बाहर है, इसे हम कहते हैं इमाइग्रेशन। तो जीन माइग्रेशन कैसे होती है? या तो बाहर से कोई अलील या कोई जीन ऐड होता है गिवन पॉपुलेशन में, या कोई अलील पॉपुलेशन से लॉस होता है या बाहर निकलता है, उसे कहते हैं इमाइग्रेशन। सो इसको हम कहते हैं जीन फ्लो। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो इसके बाद हमें स्पेसिएशन में फिर से पढ़ना है। यहां पे ध्यान से देखिए, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, देखिए आइसोलेशन जो टर्म है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, वो इंसानों को एक छोटे से कोविड या कोरोना वायरस ने अच्छे से समझाया कि व्हाट एक्चुअली आइसोलेशन मीन्स। मुझे लगता है ज्यादा मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइसोलेशन मीन्स टोटली खुद को आइसोलेट करना, सेपरेट करना। इस वक्त आपको पता ही है, लॉकडाउन में जो ही हमें पता चलता है, हमारे अल्लाह बचाए, जो हमें पता चलता कोई बंदा कोविड पॉजिटिव निकला, तो इमीडिएटली वो क्या करता है, वो खुद को आइसोलेट करता है रेस्ट ऑफ द फैमिली से, रेस्ट ऑफ द पीपल से। या तो हम उसको क्वारंटीन में रखते हैं या उसको हम किसी ऐसी जगह रखते हैं जहां पे वो रेस्ट ऑफ द लोगों से सेपरेट हो जाए, सो दैट वी कैन स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस। तो इससे हम कहते हैं आइसोलेशन। मगर यहां पे टर्म है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी कि अगर हम इन ब्रीडिंग को स्टॉप करेंगे, इन ब्रीडिंग इज प्रिवेंटेड, यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म जो रोकेगा इन ब्रीडिंग, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में या जो रैंडम मेटिंग होती है स्पीशीज के बीच में, उसको स्टॉप करेगा, उसको रोकेगा। उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कैसे हो सकती है? जियोग्राफिकल बैरियर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल बैरियर, ठीक है, जहां पे दो पॉपुलेशन या दो स्पीशीज सेपरेट है बाय मीन्स ऑफ ओशंस, बाय मीन्स ऑफ माउंटेन्स, बाय मीन्स ऑफ सम अदर थिंग्स, जिससे वो सेपरेट है, इसे कहते हैं जियोग्राफिकल बैरियर। या कभी कभार ऐसे हो सकता है मैकेनिकल बैरियर्स हो सकते हैं। सपोज अगर हम दो स्पीशीज लेते हैं तो वो दो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं। सपोज पहले मेल मैच्योर होता है, उसके बाद फीमेल मैच्योर हो जाती है, तो उन दो के बीच में मेटिंग नहीं होती है, तो उस कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। या एक और चीज ध्यान से सुनिए, सपोज अगर हम कह सकते हैं ऑर्गन इनकम्पेटिबिलिटी होगी, यानी कि गोनिड्स या कभी कभार जो गेमीट्स है वो इनकम्पेटिबल है, वो आगे चलकर हमें स्पीशीज में सारा पढ़ना है कि व्हाट आर द प्री मेटिंग मैकेनिज्म एंड पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म, वहां पे हमें पढ़ना है व्हाट आर द मैकेनिज्म फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यहां पे बस इतना हमें याद रखना है, जब दो स्पीशीज या दो ऑर्गेनिज्म या एक पॉपुलेशन और दो पॉपुलेशन को सेपरेट करना, यानी कि उनकी इन ब्रीडिंग को स्टॉप किया जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा बाय बैरियर्स, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मेरे बच्चों, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें लर्न करनी है, वो है पहला एलोपैट्रिक आइसोलेशन। एलोपैट्रिक आइसोलेशन, ध्यान से सुनिए। सपोज हमारे पास दो पॉपुलेशन है, एक स्पीशीज के दो पॉपुलेशन है। आई विल शो इट लाइक दिस। हमारे पास ये सपोज एक पॉपुलेशन है और ये सपोज दूसरी पॉपुलेशन। दोनों पॉपुलेशन सेम स्पीशीज की, यानी कि यहां पे जो लोग रहने वाले हैं वो एक ही स्पीशीज, यहां पे भी सेम, यानी कि ये दोनों सेम स्पीशीज है, लेकिन इनके बीच में एक बैरियर आ गया।
इनके बीच में क्या आ गया, बैरियर। बैरियर में भी इन द फॉर्म ऑफ ओशन और इट में भी इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन और ये अदर थिंग। ये जो ये वाले ऑर्गेनिज्म, ये स्पीशीज है, ये इनके पास नहीं जा सकते हैं और ये वाले स्पीशीज यहां नहीं आ सकते। सो ये दो आपस में सेपरेट है। जब ये दो आपस में सेपरेट है, इनके बीच में मेटिंग नहीं हो सकती है, इनके बीच में ब्रीडिंग नहीं हो सकती है। सो इससे हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो ध्यान से सुनिए, जब दो पॉपुलेशन एक दूसरे से सेपरेट हो, सो दैट दे कैन नॉट डू मेटिंग, they cannot do sexual coitus, they cannot do breeding freely, we call it as a reproductive isolation। लेकिन यहां पे जो दो पॉपुलेशन है, they are separated by geographical barriers, इसे हम कहते हैं allopatric isolation। So allopatric isolation means when mating or breeding is prevented by geographical barriers। So यहां पे geographical barriers रोकते हैं, स्टॉप करते हैं मेटिंग या ब्रीडिंग को, इसे हम कहते हैं एलोपैट्रिक आइसोलेशन। यहीं पर दूसरा हम लेंगे, उसे हम कहेंगे सिम्पैट्रिक आइसोलेशन। सिम्पैट्रिक आइसोलेशन व्हाट इज दैट? ध्यान से सुनिए, हमारे पास हम फ्रॉग की बात करेंगे। सपोज हमारे पास फ्रॉग्स हैं, कुछ फ्रॉग्स जो है प्योरली पानी में रहते हैं और कुछ फ्रॉग्स जो प्योरली कहां रहते हैं, लैंड पे। या हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म है, दो स्पीशीज है, सेम स्पीशीज है, कुछ रहते हैं एक हैबिटेट में, कुछ रहते हैं दूसरे हैबिटेट में, यानी कि इनके बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है। हाँ, अगर बैरियर है दैट्स इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट, दैट्स इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट। रिपीट कर रहा हूं, यहां पे तो जियोग्राफिकल बैरियर है, लेकिन नहीं, सिम्पैट्रिक आइसोलेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक स्पीशीज है, एक ऑर्गेनिज्म है जो एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, लेकिन एक मेन प्रॉब्लम है कि वो हैबिटेट में डिफरेंस है, यानी कि दे आर सेपरेट बाय हैबिटेट। उनका जो इकोलॉजिकल नीश है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनके बीच में मेटिंग या उनके बीच में ब्रीडिंग नहीं होती है। सो व्हेन, थोड़ा नीचे करना कैमरा, when breeding is prevented, कैसे? when breeding is prevented by habitat or ecological niche in a same geographical location, यानी कि इनके बीच में कोई आइसोलेशन नहीं है, जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल इनके बीच में ब्रीडिंग नहीं होती है बिकॉज दे आर सेपरेट बाय हैबिटेट। सपोज हमारे पास कोई ऐसे स्पीशीज है, कुछ उस हैबिटेट में रहते हैं, सपोज पानी में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, सो इनके बीच में हम कह सकते हैं ब्रीडिंग नहीं होगी। वी कॉल्ड इट एज अ सिम्पैट्रिक आइसोलेशन। हाँ, एक और टर्म है यहां पे, वो है, उसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। अगर आपको याद होगा, हमने जेनेटिक्स में जब हम पॉलीप्लॉइडी रीड कर रहे थे उस वक्त मैंने आपको पढ़ाया हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से, अगर हम दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या दो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को फ्यूज करेंगे, कंबाइन करेंगे, जेनेटिकली हमको फ्यूज करेंगे, सो दैट हमें वहां पे हेक्साप्लॉइड ऑक्टाप्लॉइड जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। वी कॉल इट हाइब्रिडाइजेशन। आपको याद होगा कॉर्पेंचिको का एक एक्सपेरिमेंट था, किस तरीके से उसने ट्राइटिकम को फ्रीज किया, रेफेनोब्रेसिका जो प्रोड्यूस हुआ बाय हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन मींस जब हम दो डिफरेंट स्पीशीज को क्या करते हैं, ब्रीड करवाते हैं, सो दैट वी कैन जनरेट सम डिफरेंट रिजल्ट्स। जैसे लायन एंड टाइगर, मेल लायन एंड फीमेल टाइगर, female lion and male tiger,
तो इनके बीच में या डंकी एंड हॉर्स के बीच में, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। या आगे हमें फिर से पढ़ना है। नाउ ये था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिविल राइट का जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये हम पढ़ रहे हैं अभी। क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर्स विच अफेक्ट द, शाबाश, फैक्टर्स विच अफेक्ट द जीन पूल, जिसमें हमने ये 4 पढ़े। पहला क्या पढ़ा हमने? म्यूटेशन। दूसरा क्या हमने पढ़ा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। थर्ड क्या था? जीन फ्लॉ, जीन माइग्रेशन। फोर्थ क्या था? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जिसमें हमने एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक आइसोलेशन पढ़े और हाइब्रिडाइजेशन पढ़े। अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखिए नाम जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट है, पता चलता है व्हेन देयर इज अ चेंज so we'll write genetic drift. जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट की टर्म है ये दी किसने? सिविल राइट ने। सिविल राइट, WRIT, इसलिए इसको कहते हैं राइट इफेक्ट, इसलिए इसको कहते हैं राइट इफेक्ट। अब प्लीज इसको नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि हु प्रपोज्ड राइट इफेक्ट? ये दिया सिविल राइट ने। देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो टोटल जीनोम है या टोटल जीन पूल है वो किस तरीके से मॉडिफाई होगा, उसमें किस तरीके से चेंज होगी, एक गिवन पूल में किस तरह से लॉस होंगे जीन्स या किस तरह से उसमें ऐड होंगे जीन्स। तो इसके लिए हमें यहां पे 2 इफेक्ट पढ़ने हैं। पहला इफेक्ट जो है उसे कहते हैं बोटल नेक इफेक्ट। बोटल नेक इफेक्ट, बोटल नेक इफेक्ट है। तो मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, बोटल नेक इफेक्ट। सपोज ये मेरे पास एक बोतल है, मैंने इसको किसी टेबल पे रखा है। अंडरस्टैंड कीजिए, आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसमें 3 तरह के पेबल्स है, रेड कलर्ड पेबल्स, ब्लू कलर्ड पेबल्स एंड ब्लैक कलर्ड पेबल्स। अब देखिए सडनली कुछ एक्सटर्नल फोर्स आ, यानी कि मैंने एक बोतल रखी है, इसमें बहुत सारे पेबल्स है, डिफरेंट कलर के पेबल्स है, इनको टेबल पे रखा है। सडनली वॉल्केनिक या अर्थक्वेक हुआ या कुछ ऐसा कैटास्ट्रॉफी या कुछ ऐसा हुआ जिससे ये बोतल जो है हम कह सकते हैं ये गिर गई फ्रॉम द टेबल। ये बोतल जो है ये टेबल से क्या हो गई? ये गिर गई। जब ये बोतल गिर जाती है टेबल से ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स की वजह से नहीं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो इसके अंदर जो पेबल है, सपोज इसके अंदर जो ये ब्लू 3 पेबल्स है ये लॉस होते, ये बाहर आ जाते। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ 3 ब्लू है, हाँ ब्लैक भी हो सकते हैं, there's a chance कि इसमें ब्लैक भी पेबल्स बाहर आ सकते हैं। ये देखिए ब्लैक पेबल्स भी बाहर आ जाते हैं। रेड कलर के पेबल्स भी बाहर आ सकते हैं। इट्स नॉट ओनली ब्लू। लेकिन आप जरा गौर से देखिए, इस बोतल में सिर्फ 3 पेबल्स थे ब्लू कलर के। प्लीज एंड प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ 3 ब्लू कलर के पेबल्स थे। जब ये बोतल गिर गई, इसके अंदर जो ये 3 ब्लू पेबल्स थे ये बाहर आ गए, और जो रेड के वो भी 1-2 आ गए, जो ब्लैक वो भी 1-2 आ गए। लेकिन जब हम बोतल को देखते हैं, इस बोतल में रेड अभी भी है, इस बोतल में ब्लू अभी भी, सॉरी ब्लैक अभी भी है, लेकिन जो ब्लू है वो सिर्फ 3 ही थे, वो बाहर आ गए। तो इस पॉपुलेशन में से जो ये 3 हम कह सकते हैं जो बोतल थी, इसमें जो बहुत सारे पेबल्स थे, इसमें जो ब्लू के पेबल्स थे वो लॉस हो गए। दिस इज नोन एज बोटल नेक इफेक्ट।
यानी कि बोटल नेक इफेक्ट को कैसे मैं रिलेट करता हूं, ध्यान से सुनिए। सडन लॉस ऑफ अलीज, सडन लॉस ऑफ अलीज ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू अर्थक्वेक या और any other catastrophic destruction, या फोर्स भी कह सकते हैं। यानी कि कोई ऐसी, हम कह सकते हैं जिसे हम अक्सर बोलते हैं नागहानी बलाएं। नागहानी बलाएं होती है वो जिसमें इंसान का कंट्रोल नहीं है, कोई ऐसा फोर्स जो ह्यूमन के बियॉन्ड है, जो नेचर की वजह से होता है। जैसे अर्थक्वेक पे इंसान का कंट्रोल नहीं है, फ्लड्स आ जाते हैं, इसमें इंसान का कंट्रोल नहीं है। तो जब ऐसी कोई कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन होगी, उस वजह से एक गिवन पॉपुलेशन में जो, या हम कह सकते हैं कुछ अलील्स लॉस होंगे, तो इससे हम कहते हैं बोटल नेक इफेक्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास बोतल है, इसमें 3 ब्लू कलर के पेबल्स थे, ये लॉस हो गए। अब इस बोतल में ब्लू के पेबल्स नहीं होंगे, सो ये जो बोतल है हमेशा इसमें ब्लू के पेबल्स नहीं होंगे। अब जरा इसको एक पॉपुलेशन के साथ कंपेयर कीजिए। सपोज एक स्मॉल पॉपुलेशन है, हमारे पास एक स्मॉल पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में हम कह सकते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे कुछ ऐसे फीचर्स हैं, लेकिन सपोज इसमें नीली आंखों वाले 3 लोग थे। यानी कि इस पॉपुलेशन में बहुत सारे इंसान थे, सपोज इसमें 100 इंडिविजुअल्स हैं। चलिए, ये स्मॉल पॉपुलेशन है, स्मॉल पॉपुलेशन, लेकिन इस स्मॉल पॉपुलेशन में टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं, इसमें 100 इंडिविजुअल्स हैं। अब इन 100 इंडिविजुअल्स में 3 लोग ऐसे थे जिनकी आंखें नीली थी, और जब सडनली कोई अर्थक्वेक हुआ, फ्लड्स आए या कोई और कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन हुआ, इस पॉपुलेशन में से ये 3 नीली आंखों वाले जो इंसान थे, इनकी मौत हो गई। तो हमेशा के लिए इस पॉपुलेशन में ये 3 नीली आंखों वाले इंसान जो है ये खत्म हो गए, और ये जो पॉपुलेशन जितना भी ग्रो करेगी, जितना भी बढ़ जाएगी, इसमें कभी भी ये 3 नीलों आंखों वाले इंसान नहीं होंगे। जैसे अगर हम देखेंगे लॉन्ग बैक एक पॉपुलेशन में डायनासोर्स हुआ करते थे, फिर सडनली कुछ अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस या कोई मेट्योराइट एस्टेरॉइड स्ट्राइक कर गया अर्थ के साथ, जिससे ये जो डायनासोर्स है ये एक्सटिंक्ट हो, ये खत्म हो गई। तो हमारी पॉपुलेशन से, रेप्टाइल की पॉपुलेशन से जो डायनासोर्स है वो हमेशा के लिए क्या हो गए, खत्म। वो आज उस पॉपुलेशन में नहीं है। इसी तरीके से एक स्मॉल पॉपुलेशन में सडनली कुछ 100 इंडिविजुअल में से 3 लोग ऐसे थे जिनकी आंखें नीली थी, या बाकी की आंखें ब्लैक थी, लेकिन इनकी आंखें नीली थी। सडनली ड्यू टू सम कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन ये 3 नीलो आंखें वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस की मौत हो गई, और हमेशा के लिए इस पॉपुलेशन में इनका जो लॉस हो गया। नेक्स्ट इफेक्ट है फाउंडर इफेक्ट। नेक्स्ट दोनों इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट। सपोज ध्यान से देखिए, मेरे पास एक पॉपुलेशन है, या मेरे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत सारे, हम ह्यूमंस की बात करेंगे, छोड़िए रेस्ट ऑफ द, हम बात करेंगे ह्यूमंस। इसमें ह्यूमंस रहते हैं, तो एक स्मॉल इंडिविजुअल, स्मॉल नंबर, इस स्मॉल पॉपुलेशन में एक स्मॉल नंबर, सपोज अगर इस पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, तो सपोज इसमें से 10 लोग निकले, रैंडम निकले, यानी कि चॉइस से रैंडम 10 लोग निकले। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये जगह ठीक नहीं है, वी वांट टू लीव दिस प्लेस। चाहे उनको लगा कि दे आर नॉट गेटिंग अडैप्टेड टू दिस एनवायरनमेंट, या उनको लगा कि हमारे लिए यहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, या वो खुद को कमजोर समझते हैं, तो ये जो 10 लोग हैं ये रैंडमली इस पॉपुलेशन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जब ये 10 लोग इस पॉपुलेशन से निकले, अब जरा ध्यान से देखिए, सपोज इन 10 में से 5 लोग ऐसे थे, सपोज 5, या चलो 5 नहीं, हम 3 ही बात करेंगे। इन 10 में से 3 इंसान ऐसे थे
जिनका ब्लड ग्रुप सपोज ए पॉजिटिव था, जिनका ब्लड ग्रुप क्या था, ए पॉजिटिव। अब जो ये पॉपुलेशन है इसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा, यानी कि एक पॉपुलेशन है 100 लोगों की, इन 100 लोगों में बी पॉजिटिव ब्लड है, ए पॉजिटिव ब्लड है, ए बी है, ओ है, लेकिन जो ए पॉजिटिव ब्लड थे वो सिर्फ 3 लोग थे, यानी कि only 3 people have blood group A, only 3 people have blood group A। अब जब रैंडमली 10 लोग बाहर निकले, उन 10 में ये 3 लोग भी है जिनका ब्लड ग्रुप ए है, ये गया किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे हैबिटेट में। जब ये 10 लोग वहां पे आ गए, ये 10 लोग जो है उन्होंने रिप्रोड्यूस करके वहां पे जो कॉलोनी है बढ़ा दी, वहां पे जो पॉपुलेशन है बढ़ा दी। अब ये 10 से क्या बन गए, 100 बन गए। तो यहां पे पॉपुलेशन ग्रो हो गई, लेकिन उस पॉपुलेशन में जो ये 3 लोग भी आए थे जिनका ब्लड ग्रुप ए है, उनकी जो नंबर है वो भी इंक्रीज हो गया। तो उस वजह से यहां अब बहुत सारे लोग होंगे जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा। तो इट मींस कि यहां इस पॉपुलेशन से जो ये 3 लोग निकले थे विद अ पर्टिकुलर ट्रेट, विद अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, ये जब किसी दूसरे हैबिटेट में, किसी दूसरी जगह में गए, वहां पे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इंक्रीज पॉपुलेशन बढ़ा दी, वहां पे उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दी, तो उन्होंने वहां पे एक नई पॉपुलेशन को जन्म दिया। इसलिए उनको हम बोलते हैं फाउंडर, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। और जो ये 3 लोग है, या सिंपली हम कह सकते हैं जो 10 लोग है, इन्हें कहते हैं फाउंडर मेंबर्स, फाउंडर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, फाउंडर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। यहां पे अभी 100 इंडिविजुअल्स थे, रैंडमली हमने देखा कि इस 100 में से बी पॉजिटिव वाले, बी वाले ब्लड ग्रुप भी है, ए वाले भी है, ए बी भी है और ओ भी है, लेकिन हमें पता नहीं था कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है। तो रैंडमली इन 100 में से 10 लोग बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं हमें यहाँ घुटन हो रही है, वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, वो किसी और जगह जाना चाहते हैं। जब ये 10 लोग किसी और जगह गए, किसी और हैबिटेट में गए, तो इस वाले जो पुरानी वाली पॉपुलेशन है, इसमें अब ये ए ब्लड वाले कोई भी नहीं होगा, यानी कि इस पॉपुलेशन में जो पुरानी पॉपुलेशन है, इसमें अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा। तो इस पॉपुलेशन में हमेशा हमेशा के लिए वो ब्लड ग्रुप ए का जो कैरेक्टर है, ब्लड ग्रुप ए का जो ट्रेट है, वो लॉस हो गया। लेकिन जब यही ब्लड ग्रुप ए वाले इंडिविजुअल्स किसी दूसरी जगह गए, वहां पे उन्होंने मेटिंग की, वहां पे उन्होंने ब्रीडिंग की, वहां पे उन्होंने इंक्रीज किया अपनी पॉपुलेशन, तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दी। तो इन 3 लोगों को हम कह सकते हैं फाउंडर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि उन्होंने, उन्हीं 3 लोगों ने जो बाकी लोग, सपोज इन 3 लोगों ने 50 लोगों का जो है नंबर बढ़ा दिया, तो जो 50 लोग बने इस नए पॉपुलेशन में हैविंग ब्लड ग्रुप ए। मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पे, एक सेकंड। जब ये 10 लोग इस पॉपुलेशन में आ गए, ये 10 लोग, तो इस पॉपुलेशन में इन 10 लोगों ने रिप्रोड्यूस किया, अपने नंबर को बढ़ा दिया। सपोज इस 10 से फिर से 100 बन गए। इस 10 में 3 लोग ऐसे थे जिनका ब्लड ग्रुप क्या था, ए। तो जब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, सपोज उनका नंबर बन गया 45। तो जो इस 100 में से 45 है, ये वो है जिनका सिर्फ ब्लड ग्रुप क्या है, ए। तो दैट मींस इस नई पॉपुलेशन में ऐसे जो 45 पीपल होंगे, उनका सिर्फ ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। पुराने पॉपुलेशन में कोई भी नहीं होगा जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा। सो ये जो 3 लोग हैं जिन्होंने एक नई पॉपुलेशन को जन्म दिया, जिन्होंने एक नए कैरेक्टर को जन्म दिया, इसे हम कहते हैं फाउंडर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, फाउंडर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। ये 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट थे किसके, सिविल राइट के, जिसने कहा कि व्हेन देयर इज अ सडन चेंज, उसने हमेशा वर्ड यूज किया स्मॉल पॉपुलेशन। बड़ी पॉपुलेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अक्सर अगर हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन लेंगे, लाख, 2 लाख, 10 लाख लोग हैं, तो वहां पे कुछ मामूली कुछ आदमी का लॉस होना, वहां पे कम चांसेस होता है लॉस होना कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन होगी, कोई पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर लॉस होना कम पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब पॉपुलेशन क्या होगी, स्मॉल होगी, छोटी पॉपुलेशन होगी, उस छोटी पॉपुलेशन में कोई पर्टिकुलर ट्रेट का लॉस होना मैक्सिमम चांसेस है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट सिविल राइट ने कहा देयर इज अ सडन चेंज, देयर इज अ सडन लॉस, हम कह सकते हैं सडन लॉस ऑफ एलील्स और कैरेक्टर्स
इन अ स्मॉल पॉपुलेशन ड्यू टू, मतलब किसकी वजह से, ड्यू टू कैटास्ट्रोफिज्म, यानी कि ड्यू टू अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, या हम कह सकते हैं फ्लड्स एटसेट्रा, उसकी वजह से जब सडनली कोई अलील या कैरेक्टर लॉस होगा एक पॉपुलेशन में, उसी को नाम दिया गया जेनेटिक ड्रिफ्ट। आपने देखा यहाँ पे दोनों इफेक्ट में, यहाँ बोटल नेक से हमेशा हमेशा के लिए एक अलील लॉस हुआ, वो हमेशा के लिए लॉस हुआ, लेकिन यहां से एक पॉपुलेशन से एक पर्टिकुलर अलील कहां गया, किसी दूसरे पॉपुलेशन में, जहां उसने नए उस पॉपुलेशन को जन्म दिया। आप ये नोट कीजिए। आई विल हैव अ सिप ऑफ वाटर, उसके बाद हम एक नया टर्म स्टडी करेंगे, इसका नाम है स्पीसिएशन। अब हम एक नेक्स्ट टर्म स्टडी करेंगे, दैट इज स्पेसिएशन। स्पेसिएशन। डियर स्टूडेंट्स, अब नियो डार्विनिज्म हमने कंप्लीट किया है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हमने ऑलमोस्ट 5 पोस्टुलेट्स पढ़े और उन्होंने फैक्टर्स भी पढ़े कि कैसे जीन पूल चेंज होता है। तो अब हम एक नई टर्म स्टडी करेंगे जिसका नाम है स्पीसिएशन। सिंपली फॉर्मेशन या ऑफ स्पीशीज या ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज या फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज, उसी को हम कहते हैं स्पीसिएशन। याद रखिएगा, नए स्पीशीज बनने को हम कहते हैं स्पीसिएशन। और किन को हम कहते हैं स्पीशीज, इंडिविजुअल्स of same species, individuals of same species can interbreed only, can interbreed only, यानी कि एक ही स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स है, जैसे ह्यूमन की स्पीशीज है, they can breed with each other freely, कैट्स की पॉपुलेशन है, they can interbreed freely. So speciation means origin of species and individuals of same species can interbreed only. तो जो स्पीसिएशन है ये दो तरह के हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं, नए स्पीशीज बनना ये दो तरीके से बन सकते हैं। एक है ग्रेजुअल, से बोलते हैं ग्रेजुअल स्पीसिएशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑकर्स इन 2 ways, one is a gradual and second one is abrupt or instantaneous. तो पहले हम देखेंगे ग्रेजुअल स्पीसीज, यानी कि ये वो स्पीसिएशन है जो बहुत वक्त से, बहुत टाइम से स्लोली ये प्रोसेस चल रही थी जिसने जन्म दिया नई स्पीशीज को। यानी कि ये स्पीसिएशन एक ऐसी चेंज की वजह से हुआ है जो पॉपुलेशन में बहुत अरसे से, बहुत टाइम से चल रही है। यानी कि एक ऐसा हैबिटेट या ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है जो स्लोली चेंज हो रहा है और बहुत टाइम से चल रहा है, ग्रेजुअली चल रहा है, स्लोली चल रहा है, जिसकी वजह से स्पीसिएशन होगा। यानी कि ग्रेजुअल स्पीसिएशन मीन्स ऑरिजिन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज वेरी स्लोली। तो इसके हमारे पास दो है, हमने इसमें दो हेडिंग्स स्टडी, वो तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। एक है एलोपैट्रिक, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, और दूसरा है सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। ठीक है, एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, दूसरा है सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। यानी कि एलोपैट्रिक में क्या है, जियोग्राफिकल बैरियर, यहां पे स्पीसिएशन होते हैं ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर्स, जियोग्राफिकल बैरियर्स, जैसे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है, या गैलापागोस फिंच। जो गैलापागोस फिंचेस है या जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, ये किस तरह से इवॉल्व हो गए, ये किस तरह से बने, ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर्स। लेकिन जब हम सिम्पैट्रिक की बात करेंगे, यहां पे कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है, यहां पे जो स्पीसिएशन होती है वो किसकी वजह से होती है, इन अ सेम जियोग्राफिकल एरिया स्पीसिएशन occurs due to habitat barriers,
यानी कि यहाँ पे बैरियर कौन कौन है, हैबिटेट, यहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है। सिंपैट्रिक में याद देखिए, दो स्पीशीज सेपरेट है बाय देयर हैबिटेट, यहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैबिटेट है, सपोज हम एक बात करेंगे, दो फ्रॉग्स, एक फ्रॉग रहती है पानी में, दूसरी फ्रॉग रहती है कहां पे, जमीन पे, इन दो के बीच में हैबिटेट सेपरेट है, यानी कि एक एक्वेटिक मोड है, दूसरा टेरेस्ट्रियल मोड है, तो इन दो के बीच में कभी भी मेटिंग नहीं हो सकती है। वी कॉल्ड एज अ, अगर इस तरीके से जो, जैसे जो लैंड पे रहने वाली फ्रॉग है ये अपने तरीके से स्पीशीज बनाएगी, और जो पानी में रहने वाली है वो अपने तरीके से, तो यहाँ पे एक ही फ्रॉग के ये दो स्पीशीज है, तो इसे हम कहते हैं सिंपैट्रिक स्पेसिएशन, यानी कि वो स्पेसिएशन जो बनेगी कैसे, ड्यू टू द हैबिटेट बैरियर्स। तो ये सब किसमें आता है, ये आते हैं ग्रेजुअल स्पेसिएशन। नेक्स्ट है एब्रप्ट और इंस्टेंटेनियस। देखिए, जो सडनली हो जाए, यानी कि वो स्पेसिएशन जो अचानक हो, अचानक क्या, अचानक तो सिर्फ क्या होता है, म्यूटेशन, म्यूटेशन, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कितनी बार हम पढ़ेंगे। जब म्यूटेशन होगी, जब चेंज होगी, किसमें, जीन में या क्रोमोसोम में, जब एक जीन का साइज, शेप, स्ट्रक्चर, या एक क्रोमोसोम का साइज, शेप, स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसकी वजह से म्यूटेशन होगी, और उसकी वजह से चेंज आ जाएगी, और उसकी वजह से एक नई स्पीशीज बनेगी, तो उस स्पीशीज को हम बोलते हैं एब्रप्ट और इंस्टेंटेनियस स्पेसिएशन। तो एक तो म्यूटेशन है, और दूसरा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, डियर स्टूडेंट, मैं फिर से कह रहा हूं, हमने कार्पेन चिको का एक एक्सपेरिमेंट रीड किया, किस तरीके से उसने ब्रेसिका और रेफनो को, जो दो डिफरेंट स्पीशीज है, दो डिफरेंट जीनोम्स है, उनको मिला के एक नया ब्रीड बनाया जिसका नाम है रेफेनो ब्रेसिका। रेफेनो ब्रेसिका, याद रखिए, जब हम दो डिफरेंट ब्रीड्स को या दो डिफरेंट स्पीशीज को हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज करवाते हैं, तो वहां से एक नया हम हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन है, इससे एब्रप्ट और इंस्टेंटेनियसली हमें क्या प्रोड्यूस होंगी, स्पेसिएशन। लेकिन कोई ऐसी स्पेसिएशन जो बहुत टाइम से स्लोली हो रही है, उसे हम क्या नाम देते हैं, ग्रेजुअल स्पेसिएशन। इसमें दो टर्म्स है, एक है एलोपैट्रिक और सिंपैट्रिक। तो जो एलोपैट्रिक और सिंपैट्रिक स्पेसिएशन है, ये स्लोली हो रही है, कहां पर, इन ए गिवन हैबिटेट या इन ए गिवन एरिया या इन ए गिवन पॉपुलेशन, इसको हम कहते हैं ग्रेजुअल स्पेसिएशन। लेकिन अगर म्यूटेशन या हाइब्रिडाइजेशन जो नई स्पीशीज बनेगी, उसे हम कहते हैं एब्रप्ट और इंस्टेंटेनियस स्पेसिएशन। आप ये नोट कीजिए। अब हम लास्ट में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन। अब हम लेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन, यानी कि ऐसा मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग। एक ऐसा मैकेनिज्म, स्पेसिएशन में एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती है, जिसे हम सिंपली कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये दो तरह के हैं, एक है प्री मेटिंग, यानी कि मेटिंग से पहले, प्री मेटिंग, और दूसरा है पोस्ट मेटिंग। सपोज हमारे पास दो इंडिविजुअल्स है या दो स्पीशीज है, मेटिंग करने से पहले उनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स है, ऐसे चीजें हैं जो उनको हेल्प नहीं करेंगे मेटिंग में। यानी कि ध्यान से, ये ऐसे स्पीशीज है जिन्हें मेटिंग से पहले ही उनके अंदर ऐसे बैरियर्स है, ऐसे चीजें हैं जो इनको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करवाता है। यानी कि प्री मेटिंग इज अ काइंड ऑफ स्पेसिएशन, इज अ काइंड ऑफ आइसोलेशन जिसमें मेटिंग नहीं होती, यानी कि जिसमें मेटिंग नहीं होती है बिफोर मेटिंग, यानी कि रिप्रोडक्शन करने से पहले कुछ ऐसा बैरियर रखा गया है, कुछ ऐसे बैरियर्स है जो उनको मेटिंग के लिए आमादा नहीं करता है। तो प्री मेटिंग मीन्स मेटिंग से पहले, ब्रीडिंग से पहले, रिप्रोडक्शन से पहले, सेक्सुअल क्वाइटिस से पहले कुछ ऐसे बैरियर्स है, कुछ ऐसे चीजें हैं जो इनको मेटिंग होने नहीं देता है। पोस्ट मेटिंग, यहां पे तो मेटिंग हो गई लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे प्री मेटिंग में। प्री मेटिंग में सबसे पहला उसे हम कहेंगे एलोपैट्रिक
एलोपैट्रिक आइसोलेशन। देखो बेटा, जब दो स्पीशीज है, जब दो पॉपुलेशन जियोग्राफिकली आइसोलेट हो, सपोज एक ओशन के इस साइड, दूसरा ओशन के उस साइड, एक आइलैंड पे, दूसरा दूसरे आइलैंड पे, इनके बीच में बैरियर है। तो जब इनके बीच में जियोग्राफिकल बैरियर है, सपोज मैं यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल समझा रहा हूं, यहाँ पे ये एक पॉपुलेशन है, ये दूसरी पॉपुलेशन है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स है ए, यहाँ पे इंडिविजुअल है ए, ये एक दूसरे के साथ पास आना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन इनके बीच में एक बहुत बड़ी जियोग्राफिकल बैरियर है इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, डेजर्ट्स या लैंड मास या समथिंग डिफरेंट, कि ये एक दूसरे के पास नहीं आ पाते, जिसकी वजह से इनके बीच में मेटिंग नहीं होती है। तो डेफिनेटली जहां पे जियोग्राफिकल बैरियर होगा वहां पे तो मेटिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एलोपैट्रिक आइसोलेशन। लेकिन जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सिम्पैट्रिक। ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, सिम्पैट्रिक आइसोलेशन। देखिए, सिम्पैट्रिक में सबसे मेन चीज है ये सेम जियोग्राफिकल एरिया, सेम जियोग्राफिकल, यानी कि सेम जियोग्राफिकल एरिया, ये अपने ही एरिया सपोज ये है, ये इस एरिया में रहता है, तो यहां पे जो इंडिविजुअल्स है वो किस तरह एक दूसरे को रोकेंगे मेटिंग से। यानी कि अगर इस सेम जियोग्राफी, सेम एरिया में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं वो किस तरह एक दूसरे से मेटिंग नहीं करेंगे, कैसे उनके बीच में अगर ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो मेटिंग नहीं करते। यहां तो चलो ठीक है, यहां तो जियोग्राफिकल बैरियर है, ये तो पता ही है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के पास नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा ओशन है, बीच में बहुत बड़ी माउंटेन है, तो वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है। लेकिन जब कोई एक ही एरिया में रहता है, एक ही जगह पर रहता है, लेकिन स्टिल उनके बीच में मेटिंग नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती है, इसके लिए हम एक ट्रिक बनाएंगे। ध्यान से देखो बेटा, हम यहां पे लिखेंगे बोथ, BOTH, बोथ गर्ल्स आर मैच्योर, बोथ गर्ल्स आर मैच्योर, बोथ गर्ल्स आर, पहले हम लेंगे बी मीन्स बिहेवियरल बैरियर। अगर हम दो इंडिविजुअल ले रहे हैं, उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम है, उनके बिहेवियर में कुछ चेंज है, जिसकी वजह से कि वो सेक्सुअल कोइटस के लिए नहीं जाते। सपोज हम कुछ बर्ड्स लेते हैं, उन बर्ड्स में जो है वो आवाजें निकालते हैं, सॉन्ग, वो सॉन्ग्स से अपने पार्टनर को बुलाते हैं, या कुछ ऐसे जो अपने कलर से अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, किस चीज के लिए, सेक्सुअल क्वाइटिस के लिए। तो कुछ एनिमल्स का जो है या कुछ इंडिविजुअल्स का बिहेवियर ऐसा होता है जिसे पता चलता है उनको कि दे वांट टू गो फॉर मेटिंग। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है, हर एक इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियरल मेटिंग है वो डिफरेंट है। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे ए है, इंडिविजुअल है, इसका अलग बिहेवियर है, यहाँ पे बी है, इसका अलग बिहेवियरल मेटिंग है। ये सपोज कलर के किस पे, ये जो बी है इंडिविजुअल, ये कलर पे अट्रैक्ट होता है, और जो ए है ये सॉन्ग पे अट्रैक्ट होता है। तो दैट मीन्स इनके बीच में बिहेवियरल बैरियर्स है। सपोज कोई बर्ड है, वो जब सॉन्ग, वो जब गाता है, उस गाने की जो आवाज है या मुद्रता है, जो साउंडनेस है या जो उसकी स्मूथनेस है, वो अपने पार्टनर के लिए होती है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं होती है। तो डेफिनेटली वो अपने पार्टनर को बुलाता है, तो इससे इजीली पता चलता है कि इन दो के बीच में बैरियर है, एंड दैट बैरियर इज नोन एज बिहेवियरल बैरियर। सेकंड वन इज O for organ incompatibility, organ incompatibility, what is that? देखिए, जो गोनेड्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेज पर मैच्योर होते हैं। सपोज हमने नाम सुना है प्रोटो एंड्री एंड प्रोटोगाइनी। कभी कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका एंड्रोशम मेल पार्ट मैच्योर होता है, लेकिन फीमेल में मैच्योरेशन नहीं होती है। तो अगर हम बात करेंगे जो दो इंडिविजुअल है, दो इंडिविजुअल्स के जो गोनेड्स है वो डिफरेंट स्टेज पे क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो दैट्स नोन एज ऑर्गन इनकम्पैटिबिलिटी। टी इज टाइम। टाइम मीन्स कि जो इंडिविजुअल्स का टाइम ऑफ सेक्सुअल क्वाइटिस है वो डिफरेंट होता है, यानी कि इंडिविजुअल्स आर सेपरेट, इंडिविजुअल्स आर, उनके बीच में बैरियर है, टाइमिंग का बैरियर है
किसी इंडिविजुअल का अलग टाइम होता है सेक्सुअल क्वाइट्स का, किसी का दूसरा टाइम होता है सेक्सुअल क्वाइट्स का, तो इनके बीच में वही बैरियर है। उसके बाद एच इज हैबिटेट, ये तो मैंने अभी भी पढ़ाया था। सपोज कोई स्पीशीज जो है, कोई इंडिविजुअल जो है वो एक हैबिटेट में रहता है और कोई इंडिविजुअल दूसरे हैबिटेट में रहता है, तो दैट मीन्स ये जो इंडिविजुअल्स है इनके बीच में जो बैरियर है वो इनका हैबिटेट है, जिसकी वजह से मेटिंग नहीं होती है। देन गर्ल्स का जी, जीन इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए, जो फीमेल फ्रॉग हम लेते हैं वो अपने एग्स देती है कहां पे? पानी में। सो ओविपैरस है, तो वो फिरामोन्स या कुछ आवाजें निकालती है जिससे वो अपने मेल पार्टनर को वो क्या इनवाइट करती है, सो दैट द मेल पार्टनर विल रिलीज द स्पर्म्स। तो जब मेल पार्टनर उन एग्स पूछता है तो मेल पार्टनर जब रिलीज करता है स्पर्म्स, अब जब स्पर्म और ओवा को फ्यूज होना है, हमने पढ़ा है जो स्पर्म होता है उसके टिप पे होता है एक रिसेप्टर एंटी फर्टिलाइजिन, और जो ओवा होता है उस पे जो रिसेप्टर उसे बोलते हैं फर्टिलाइजिन। तो जब तक न रिसेप्टर मीडिएटेड रिएक्शन हो जाएगी तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो किसी ओपन हैबिटेट में, सपोज पानी में, एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में बहुत सारे ओवाज होंगे, बहुत सारे स्पर्म्स होंगे, लेकिन वही स्पर्म अपना ही स्पर्म अपने ही ओवा को फ्यूज करेगा, क्योंकि स्पर्म के टिप पे रिसेप्टर होता है और ओवा के जो मेम्ब्रेन पे वहां पे भी रिसेप्टर होता है। तो स्पर्म जो है अपने ओवा के अपने रिसेप्टर को पहचानता है, क्योंकि वहां पे स्पीशीज स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, तो उसे हम कहते हैं जीन इनकम्पैटिबिलिटी। Last but not the least, that's M for mature, M for mechanical barriers. There are individuals, ध्यान से बेटा, there are individuals जिनके बीच में मैकेनिकल बैरियर्स है, यानी कि उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है दे आर मैकेनिकली सेपरेट, यानी कि उनमें ऐसी चीजें हैं जिसकी वो जो दैट्स नॉट गुड फॉर मेटिंग। सपोज अगर हम दो इंडिविजुअल ले रहे हैं, मैं यहाँ पे फिर बात करूंगा ए और बी की। सपोज यहाँ पे ए इंडिविजुअल है, ये बी इंडिविजुअल है, इन दो के बीच में, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बीच में ऐसा तजाद है, ऐसा कंट्रोवर्शियल बैरियर है कि ए और बी सूटेबल ही नहीं है मेटिंग के लिए। ए और बी सूटेबल ही नहीं है मेटिंग के लिए। सपोज अगर हम फ्लावर्स की बात करेंगे, किसी फ्लावर में जो गाइनोशियम है वो बहुत बड़ा होता है, ये मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, ये गाइनोशियम है और ये एंड्रोशियम है। तो एंड्रोशियम गाइनोशियम से छोटा होता है, तो एंड्रोशियम कभी भी एंथर कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो इन पोलन्स को कहां पहुंचाएगा, इस फ्लावर के किस पे? गाइनोशियम पे। इसी तरीके से हम यहाँ पे कहते हैं मैकेनिकल बैरियर। इसी तरीके से दो इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मैकेनिकल सेपरेशन, मैकेनिकल बैरियर है, दे आर नॉट मैकेनिकली सूटेड फॉर रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से वहां पे मेटिंग नहीं होती है। That was all about the speciation. Now dear students, ये था प्री मेटिंग स्पेसिएशन। अब हम क्या रीड करेंगे? पोस्ट मेटिंग स्पेसिएशन। अब हम देखेंगे पोस्ट मेटिंग। ध्यान से देखें, यानी कि जब मेटिंग हुई, यहां तो प्री मेटिंग, मेटिंग से पहले ही बैरियर्स थे, लेकिन यहां तो मेटिंग हो चुकी है। तो ये दो तरह के, एक है जाइगोट मोटिलिटी, यानी कि अगर जाइगोट बन गया बिटवीन द टू इंडिविजुअल, अगर जाइगोट बन गया तो ये जाइगोट सर्वाइव नहीं करेगा, इस जाइगोट की क्या हो सकती है? डेथ होगी। जाइगोट मोर्टेलिटी, यानी कि ये जाइगोट मर जाएगा, इसकी डेथ होगी। अब अगर जाइगोट सर्वाइव करा तो ये क्या बनाएगा? हाइब्रिड मोर्टेलिटी, यानी कि अब अगर जाइगोट ने किसी तरीके से सरवाइव किया तो ये जो हाइब्रिड बना, हाइब्रिड की डेथ हो सकती है। अब अगर हाइब्रिड की डेथ नहीं होगी तो इसमें याद रखिएगा, हाइब्रिड मोर्टेलिटी में पहला है, इसमें एक हाइब्रिड स्टीराइल बनता है। हाइब्रिड स्टीराइल क्या बनता है बेटा? हाइब्रिड स्टीराइल। अगर देखिए हाइब्रिड स्टीराइल में एक चीज है, अगर फीमेल डंकी, फॉर एग्जांपल ये है फीमेल डंकी,
प्लस मेल हॉर्स, तो वहां क्या बनता है? म्यूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीमेल डंकी को अगर हम ब्रीड करवाते हैं किससे? मेल हॉर्स के साथ, तो वहां क्या बनता है? म्यूल। या अगर मेल डंकी होगा प्लस फीमेल हॉर्स होगी, तो वहां क्या बनती है? हेनी, HENNY। म्यूल हो या हेनी हो, ये हमने कैसे बनाया? पहले हमने लिया फीमेल डंकी को, इसको हमने ब्रीड करवाया किसके साथ? मेल हॉर्स के साथ, तो म्यूल हुआ। अगर हम लेते हैं अब मेल डंकी, उसे हम ब्रीड करवाते हैं फीमेल हॉर्स के साथ, तो वहां पे हेनी बनती है। याद रखिए ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट, ये स्टीराइल है, ये फर्टाइल नहीं है। अगर ये बन भी गए, अगर ये हाइब्रिड डेवलप भी हुआ, लेकिन ये स्टीराइल है, ये फर्दर डेवलप नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह एक और है हाइब्रिड स्टीराइल के बाद, हाइब्रिड ब्रेकडाउन। किसे हम बोलते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन? हाइब्रिड ब्रेकडाउन वो होता है जिसमें एक हाइब्रिड तो बन गया, जाइगोट तो डेवलप हुआ, हाइब्रिड तो बन गया, लेकिन हाइब्रिड फर्टाइल है, लेकिन जो हाइब्रिड्स है ये आपस में फर्टिलाइज नहीं कर सकते, आपस में ये अगेंस्ट है फर्टिलाइजेशन, अगेंस्ट है ब्रीडिंग के। हाइब्रिड सिर्फ अपने पेरेंट के साथ ब्रीड करेगा। याद रखिएगा, अगर कभी कोई क्वेश्चन आएगा व्हाट इज हाइब्रिड ब्रेकडाउन? Hybrid breakdown means when a hybrid is formed, when hybrids are formed due to the parental breeding in such a way that hybrids cannot breed with each other. जो hybrids है वो एक दूसरे के साथ breed नहीं करेंगे, लेकिन yes, they can breed with their parents. For example, इसमें एक example है, अगर हम लेते हैं टाइगर, अगर हम क्या लेंगे बेटा? अगर हम टाइगर लेते हैं, कौन सी टाइगर? फीमेल टाइगर। अगर हम फीमेल टाइगर लेते हैं और मेल लायन लेते हैं, हमने कौन लिया? फीमेल टाइगर, इसको ब्रीड किया किसके साथ? मेल लायन के साथ, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? वहां पे प्रोड्यूस होगा टिग्रॉन, TIGRON, टाइग्रॉन बोलते हैं, टिग्रॉन बोलते हैं। टिग्रॉन जो है ये फर्टाइल है, ये लेकिन आपस में टाइग्रॉन जो है ब्रीड नहीं कर सकता, लेकिन पेरेंट के साथ ये ब्रीड कर सकते हैं। इसी तरह अब अगर टाइगर, यहां पे हमने फीमेल लिया था, अब अगर हम मेल टाइगर लेते हैं, मेल टाइगर, इसे हम फीमेल लाइनस के साथ क्या करवाते हैं? ब्रीड करवाते हैं, तो वहां पे क्या पैदा होता है? लिगर, LIGOR, लिगर। लिगर भी क्या है? मैंने आपको बोला लिगर आपस में ब्रीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट के साथ ब्रीड कर सकते हैं। ये जो टाइग्रॉन और लिगर हमने प्रोड्यूस किए, ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, ये वेट में बहुत हैवी होते हैं कि ये बेचारे दौड़ नहीं सकते हैं। तो इन्हें क्यों प्रोड्यूस किया गया? हमने इनको एक्चुअली इसलिए प्रोड्यूस किया सो दैट वी कैन कीप देम इन द नेशनल पार्क, या वी कैन कीप देम इन द जू, सो दैट वी कैन कैश मनी। हम इनको जू में रखते हैं ताकि जब बच्चे आते हैं, लोग आते हैं देखने के लिए, सो वी कैन गेट मनी फ्रॉम देम। तो दिस वाज द पोस्ट मेटिंग, यानी कि अगर मेटिंग हो भी गई उसमें तो जाइगोट जो बन जाएगा तो उसकी डेथ होगी। अब अगर जाइगोट सर्वाइव करेगा तो हाइब्रिड की डेथ होगी। अब अगर हाइब्रिड सर्वाइव करेगा तो दो तरह के हाइब्रिड बन सकते हैं। एक है हाइब्रिड स्टीराइल, जिसमें अगर हमने फीमेल डंकी को मेल हॉर्स के साथ या मेल डंकी को फीमेल हॉर्स के साथ ब्रीड करवाया, तो वहां म्यूल और हेनी रेस्पेक्टिवली बनेंगे, जो स्टीराइल है। इसी तरीके से अगर एक और हाइब्रिड ब्रेकडाउन, इसमें क्या होता है? इसमें जो हाइब्रिड है वो फर्टाइल होता है, लेकिन वो खुद सेम इंडिविजुअल के साथ ब्रीड नहीं कर सकता है, बल्कि वो सिर्फ किनके साथ ब्रीड कर सकता है? पेरेंट के साथ। जैसे फीमेल टाइगर प्लस मेल लायन, इसे बोलते हैं टाइगर। इस तरह मेल टाइगर प्लस फीमेल लायनस, इसे बोलते हैं लिगर। ये लिगर और टाइगर जो है साइज में बहुत बड़े होते हैं। दिस वाज पोस्ट मेटिंग, दैट वाज ऑल अबाउट द स्पेसिएशन। आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना है। आज हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड किया। एक तो हमने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन,
जिसका हमने दूसरा नाम नियो डार्विनिज्म पढ़ा, उसके पोस्टुलेट्स और उसके कुछ फैक्टर्स हमने रीड किए। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा स्पीसिएशन। स्पीसिएशन में हमने टाइप्स पढ़े, ग्रेजुअल और इंस्टेंटेनियस, और हमने मैकेनिज्म पढ़ा कि किस तरीके से स्पीसिएशन हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के लिए हैव अ हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।